एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे ओटी सीरीज़ का। आई होप पार्ट 7 तक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि किस तरीके के स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके आपने एनएबीएच के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। तो पार्ट 8 भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज़ जैसे कि ट्रांसफ़र आउट क्राइटेरिया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी कुछ पार्ट मत करना, एंड तक देखना। और गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसमें कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं मेंबरशिप के, आप उसको ज़रूर देख लें। और अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप मेंबरशिप को ले भी सकते हैं। उसमें आपके लिए सिल्वर को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबरशिप हैं उसमें आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगी, जिसकी एक्सेस जो है बाकी सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलेगी। जो मेंबरशिप लेंगे उनको मिलेगी, और बाकी कंटेंट की एक्सेस भी मेंबरशिप वाले लोगों को मिलेगी। या फिर आप इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पेशेंट जो है वो ओटी में आया, अब सर्जरी उसकी हो गई, आपने उसको ट्रांसफ़र तो करना है, तो देयर आर सम क्राइटेरिया। तो ओटी का ट्रांसफ़र आउट क्राइटेरिया, ये एनएबीएच की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ओटी के लिए, कि आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र कैसे करना है। ओटी रिकवरी रूम डिस्चार्ज क्राइटेरिया भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एनएबीएच की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये डिफ़ाइन भी होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंट, आपका ओटी ट्रांसफ़र आउट क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करना है फॉर डिफाइनिंग दी क्राइटेरिया। आपको क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे स्टिक करना है। और इट इज़ बेटर अगर आपके एनेस्थेटिस्ट और जो सर्जन है वो डिफ़ाइन करे क्राइटेरिया को, गाइडलाइंस को पढ़ के, कि आपने पोस्ट सर्जरी पेशेंट को रिकवरी रूम से आईसीयू में या रिकवरी रूम से वार्ड में कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपके जो एनेस्थेटिस्ट हैं और जो सर्जन हैं वो क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करेंगे कि आपने पोस्ट सर्जरी रूम से कैसे शिफ्टिंग करनी है। आईसीयू में करना है तो आईसीयू में करेंगे, या वार्ड्स में करना है तो वार्ड्स में करेंगे। ठीक है, छोटे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण या स्पेस की कमी होने के कारण आईसीयू को यूज़ किया जाता है रिकवरी रूम के बाद। तो सारे पेशेंट जो है वो आईसीयू में ही शिफ्ट कर देते हैं रिकवरी के बाद। या फिर क्या होता है कि वो आईसीयू को यूज़ कर लेते हैं एज देयर रिकवरी रूम, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट को सीधा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। फिर भी आपके पास एक ट्रांसफ़र आउट क्राइटेरिया होना चाहिए कि पेशेंट को, क्योंकि आप बाद में उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जिन पेशेंट को स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है ओटी के दौरान ही, तो डॉक्टर्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर हाईली स्किल्ड पर्सनल्स। ठीक है, तो ये अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके उस पेशेंट्स को स्पेशल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर स्टे इन ओटी। मेरे कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि डॉक्टर्स और एनेस्थेटिस्ट ही होते हैं जिनको पता होता है कि सर्जरी में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो कोई सिस्टर इंचार्ज या कोई नर्सिंग स्टाफ या फिर कोई जो आपके टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, वो ना ये चीज़ें करते हुए अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और डॉक्टर को आगे करें स्पेशल केयर प्रोवाइड करने में। अब इसके अलावा मैं कुछ और एड ऑन्स भी करना चाहती हूँ, जैसे कि पेन मैनेजमेंट है पेशेंट्स की, वो भी एक एनएबीएच की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एनएबीएच की एक रिक्वायरमेंट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट जो है वो आपने क्या कहते हैं, पेन मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो हैं वो आपने डिफ़ाइन करनी है एंड डॉक्यूमेंट करनी है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो पोस्ट सर्जरी जो पेन मैनेजमेंट होती है टेक्निक्स, उनको कैसे डील करना है। तो ये जो मैंने स्पेशल केयर बोली है कि स्पेशल केयर सिर्फ एनेस्थेटिस्ट या डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, उनको पता है कि सर्जरी के बाद क्या हो सकता है, तो वो नर्सिस को पता नहीं होगा, वो असिस्टेंट को पता नहीं होगा, वो टेक्नीशियंस को इतनी नॉलेज नहीं होगी। हालांकि काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है, बट डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए वो अपने स्किल्स को, टेक्निक्स को, एक्सपीरियंस को यूज़ करके ही ये केयर प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए पेन मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, तो उनको पता है कि कितना पेन हो सकता है और कब तक हो सकता है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो पोस्ट सर्जरी पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है उनको डिफ़ाइन करो, डिस्प्ले करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड हाँ, पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स है उसके बारे में पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट ज़रूर करो जब भी ज़रूरत पड़े। और
इस तरीके की टेक्निक्स को अप्लाई करने से पहले पेशेंट का और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट ज़रूर लो इन केस ऑफ इंटेंसिव पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो आप कंसेंट ज़रूर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एलर्जीज़ का पता हो। एलर्जीज़ नोट डाउन करनी बहुत ज़रूरी है, वो भी बिग बोल्ड लेटर्स में एलर्जीज़ लिखी हों। ठीक है, एलर्जीज़ का कॉलम एक आप अलग से बना सकते हैं अपनी फ़ाइल में, और वहाँ पे आप एलर्जीज़ के बारे में, वैसे इनिशियल असेसमेंट जब करते हैं तो एलर्जीज़ का पूछते ही हैं, बट एलर्जीज़ जो है वो बिग बोल्ड लेटर्स में लिखी हो। ये एक तरीके का रेफरेंस पॉइंट बन जाता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट। NABH की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं सिडेशन के लिए। ठीक है, पेशेंट अंडरगोइंग सिडेशन, मॉडरेट हो, डीप हो, कोई भी हो, NABH की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप देख लेना। पेशेंट अंडरगोइंग सिडेशन, तो ये चीज़ें आप चेक ज़रूर कर लें। सर्जरी को करने से पहले आप ओटी के इंचार्ज को कहते हैं कि आप एक बार फिज़िकल जाके चेक कर लें कि आपकी ओटी में आपके हाई रिस्क ड्रग्स हैं या आपके लासा ड्रग्स हैं या आपकी मेडिकेशन प्रॉपर रखी हो, इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं। ये आप एक तरीके से हेड पे छोड़ देते हैं, बट जो भी सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, हालांकि टाइम तो डॉक्टर्स के पास नहीं है, बट प्लीज़ एक बार आप ज़रूर चेक कर ले सर्जरी करने से पहले कि आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं कि नहीं। जैसे कि एनेस्थीसिया मशीन है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अप टू डेट है, मेडिकेशंस हैं, क्रैश कार्ड वहाँ पे है कि नहीं, ये चीज़ें आप वैलिडेट ज़रूर करें। एक पर्सन ने तो देखी है, दूसरा पर्सन जो है सीनियर सुपरवाइज़र और जो सीनियर डॉक्टर है वो एक बार ज़रूर चेक कर ले सर्जरी करने से पहले। और नर्स को भी अपने साथ में रखें, वो इंश्योर करेंगे कि सारी जो सर्जरी के दौरान जो भी नीड्स हैं आपकी, उसके लिए सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो चेंज कर सकते हैं आप, बट ये सब होगा आपकी सर्जरी से पहले। आपने प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, तो NABH की ये भी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के अंदर ही आता है कि प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है और प्री ऑपरेटिव रीएवैल्यूएशंस होनी बहुत ज़रूरी है पेशेंट की। तो ये जो आप असेसमेंट करेंगे, रीएवैल्यूएशन करेंगे, वो एक क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के थ्रू ही होनी चाहिए, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कि उसने रीएवैल्यूएशन किस हिसाब से करनी है। ठीक है, बट जब भी ये चीज़ें की जाती हैं तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये ज़रूर ध्यान में रखे कि NABH की प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको फुलफ़िल ज़रूर करें। नहीं तो क्या होगा कि असेसर्स पॉइंट आउट करते हैं और इसको आपकी नॉन कन्फॉर्मेंस में डाल देंगे जब भी राउंड करेंगे। तो जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है पेशेंट के फाइल में। केस फाइल जो होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट करेंगे। इट शुड बी नेम्ड। ठीक है, नेम भी हो, साइन भी हो, डेट भी हो, टाइम भी हो एनेस्थेटिस्ट का। ठीक है, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट और प्री ऑपरेटिव रीएवैल्यूएशन पेशेंट की ज़रूर करें एज पर NABH प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। सिमिलरली क्या है, पोस्ट सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं उनकी असेसमेंट करनी भी बहुत ज़रूरी है, और असेसमेंट करने के बाद उनकी केस फाइल में आप डॉक्यूमेंट भी करें विद डेट, टाइम, सिग्नेचर, और स्टैम्प तो ज़रूर लगानी है विद रजिस्ट्रेशन नंबर बाय सर्जन। तो जो भी डिटेल्स हैं, प्री असेसमेंट्स हो गई, प्री ऑपरेटिव रीवैल्यूएशंस हो गए, या एनेस्थीसिया के प्लान हो गए, कंडीशन क्या है पेशेंट की एनेस्थीसिया के दौरान, या पोस्ट सर्जरी रिकवरी आउटकम्स क्या हैं, पोस्ट सर्जिकल केयर प्लान क्या है, पोस्ट सर्जिकल मेडिसिन्स क्या हैं, ये सारी आपने डॉक्यूमेंट करनी है पेशेंट की फ़ाइल में। और इट शुड बी अगेन डेटेड हो, साइन हो, टाइम भी लिखा हो, नेम भी हो। बेसिकली आप एक स्टैम्प भी बनवा लीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो। ठीक है, डेट और टाइम आप अलग से डालें, सिग्नेचर और नाम नंबर जो है रजिस्ट्रेशन वो ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया जब आप देते हो तो ड्यूरिंग द सर्जरी उसकी मॉनिटरिंग करनी है। ये एनेस्थेटिस्ट को पता है, बट अगर जो लेमन पर्सन देख रहा होगा उसको शायद इन चीज़ों का ना पता हो, तो ये उनके लिए है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट, ये भी एक NABH की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसको जो है आपने मॉनिटर करना है और डॉक्यूमेंट करना है। इसके आउटकम्स भी आपने, एक्शन प्लान, ये सब आपने लिखना है एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट्स के। ये जो है आपके फाइल में डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है एक चेकलिस्ट बनी होनी चाहिए कि ये हमारे एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट है, ये हुआ सर्जरी के दौरान, येस और नो, येस और नो।
इस तरीके से आप जो है कुछ पॉइंट्स एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट का एक चेकलिस्ट का फॉर्म अपनी फ़ाइल में लगा सकते हैं। और NABH की जो है एक तरीके से डिमांड है कि आपने लिस्ट लगानी है एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेकलिस्ट में आप पॉइंट्स तो इंक्लूड करेंगे, ये तभी इंक्लूड करेंगे अगर आपकी लिस्ट आपको पता होगी, ठीक है। तो ये जो है एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट है वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए केस फाइल्स में विद देयर एक्शन प्लान एंड आउटकम्स। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप अगर सेपरेट से रजिस्टर लगा लें OT में तो बहुत ही अच्छी बात है एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सर्जरी जिनकी होती है उनकी केस फाइल में क्या होना चाहिए। बाकी पेपर्स तो आपके बहुत लगे होंगे, बट सर्जरी के कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं जैसे कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, वो आप लगाएंगे। प्री एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, इसके डॉक्यूमेंट। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म फॉर एनेस्थीसिया एंड सर्जरी के पेपर, एनेस्थीसिया के चार्ट्स, एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट के मॉनिटरिंग चार्ट्स, ये आपकी सर्जरी फाइल्स में एक्स्ट्रा अलग से होनी चाहिए। मतलब ये कम से कम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट कम से कम ये चीज़ें तो हों, ये डॉक्यूमेंटेड हों आपकी पेशेंट की सर्जरी केस फाइल्स में। इसके अलावा ऑपरेटिव नोट्स, इंट्रा ऑपरेटिव नोट्स, पोस्ट सर्जरी रिकवरी नोट्स, देन पोस्ट सर्जरी केयर प्लान, डिटेल्स ऑफ इम्प्लांट्स एंड प्रोस्थेसिस अगर आपने यूज़ किया होगा तो, ट्रांसफ़र के नोट्स, ठीक है। ये तो कम से कम हो आपकी फ़ाइल में जो सर्जरी की फाइल्स होती हैं। तो इसके अलावा भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, बट कम से कम ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपकी सर्जरी की फ़ाइल में। गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी OT की सीरीज़ जो है NABH रिक्वायरमेंट्स फॉर OT की सीरीज़ चल रही थी। 8 जो है इसके पार्ट्स बने हैं, तो ये पार्ट्स जो हैं आप इतना ही कर लेंगे OT में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी OT अच्छी हो जाएगी। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप ये डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ये चीज़ें जो भी एक एक पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, तो वो अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। NABH के असेसमेंट आप निकाल लेंगे। अब इनमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली हैं जैसे कि लासा ड्रग्स हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, आपकी मेडिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए, बट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी। और ये आप लोगों को आई थिंक पहले से पता भी होगी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं, बट जो लेमन पर्सन है उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। स्टूडेंट्स जो है MBA के जो MHA कर रहे हैं उनको नहीं पता होंगी, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए देखती हूँ आगे अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइए कि NABH के अकॉर्डिंग हमें प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करनी है, हमें जो है ट्रांसफ़र आउट क्राइटेरिया चाहिए, या फिर और भी सारी चीज़ें वो एक नोट डाउन कर लीजिए। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं आगे बहुत टाइम है हमारे पास, मैं वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो ये हमारे 8 पार्ट्स बने हैं। इन केस अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो आप मुझे बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको बताऊँ। अगर आपको लगता है कि आप ये मिस कर गए हैं या ये चीज़ें ऐड ऑन भी हो सकती हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए गाइज़ आज हमारी OT सीरीज़ जो है ख़त्म होती है, बट मैं फिर भी आपको ये चीज़ बोलूँगी कि OT में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बट अगर आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। चलिए गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।